नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। सस्ते इंपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने तय की स्टील की मिनिमम इंपोर्ट प्राइस $441 से $752 प्रति टन के बीच तय की। एमआईपी सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी छूट की खत्म। कैंसर की दवाएं होंगी दोगुनी तक महंगी। बजट में 7वें पे कमीशन और ओआरओपी के लिए होगा 1,10,000 करोड़ का आवंटन। वित्त मंत्री जेटली का बजट से पहले बड़ा ऐलान। अब जल्द आपको मिल सकते हैं 5 और 10,000 रुपए के नोट। रिजर्व बैंक ने तैयार किया प्रस्ताव। कंपनियों के लिए चेतावनी, नौकरी छोड़ने की तैयारी में कई पुराने कर्मचारी। किसी को काम से तो किसी को सैलरी से शिकायत। एक परिवार अड़ा हुआ है कि हम राज्यसभा चलने नहीं देंगे, हम देश का कोई काम होने नहीं देंगे। बजट सत्र से पहले कांग्रेस बीजेपी में टकराव। असम में पीएम बोले, एक परिवार ने रोका देश का विकास तो राहुल का पलटवार। बहानेबाजी बंद करे सरकार। प्रधानमंत्री जी का काम देश को चलाने का काम होता है, बहाने बनाने का काम नहीं होता है। और आज से आम जनता के लिए खुला ऑटो एक्सपो। फोर्ड की आइकॉनिक मस्टैंग को देखने के लिए जुटी भीड़। ब्रेजा ने भी खींचा लोगों का ध्यान। आज आवाज एट 9 की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसका आपके साथ है सीधा सरोकार। जी हां, क्योंकि अब आपकी हमारी जान बचाने वाली दवाइयां महंगी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी में छूट को हटा लिया है। इससे वो सभी दवाएं महंगी हो जाएंगी जो अब तक कम कीमतों में मिला करती थी। इससे पहले ही कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 16 से 20% कर दिया गया था। घरेलू मैन्युफैक्चरर्स और मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था। वहीं इंपोर्ट से भी 5% से बढ़ाकर इसे 7.5% कर दिया गया था। इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए अब है हमारे साथ बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शॉ। तो बहुत स्वागत है मैडम आपका। आप हमें बताएं कि जिस तरह का ये सरकार का फैसला है ड्यूटी हटा लेने का, ये कितना बड़ा झटका है लोगों के लिए। तो दवाएं खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंपोर्टेड ड्रग्स पे ये करीब 20% का असर होने वाला है और इंडिजिनसली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स पे 10% का एक्साइज इंपैक्ट होगा। और मैं ये समझती हूं कि ऐसे ड्रग्स पे टैक्स होना नहीं चाहिए क्योंकि दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, कैंसर ड्रग्स है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिटेन द एग्जेम्पशन। मैडम, तो क्या इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा? ये कहें ग्राहकों के लिए बड़ा धक्का है जैसा आप कह रही हैं। इंडस्ट्री को तो कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है बिकॉज वी विल जस्ट पास ऑन दिस इम्पैक्ट टू द पेशेंट। तो पेशेंट पे बहुत ही बुरी असर होने वाली है क्योंकि इट बेसिकली इम्पैक्ट्स द पेशेंट। एंड हमारे देश में 80% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है पेशेंट को। तो ये कदम लेने से मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत बुरी असर है पड़ने वाली है पेशेंट पे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि पूरा भार आप तो पास ऑन कर देंगे, पूरा भार आएगा आम आदमी के ऊपर जिसे दवाओं की जरूरत रहती है, उसकी दवाएं महंगी होंगी। तो मैडम, ऐसा कदम उठाने से पहले क्या इंडस्ट्री से कोई बातचीत नहीं हुई सरकार की? क्या इसके खिलाफ अब आप सरकार से किसी तरह की कोई अपील करेंगे? गवर्नमेंट जो कदम लिया है उनको समझना चाहिए कि टुडे हेल्थ केयर इज अ वेरी डिफिकल्ट एरिया और एटलीस्ट लाइफ सेविंग और कैंसर ड्रग्स पे असर होना नहीं चाहिए। ये तो मैं ये मानती हूँ बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि कंपनीज विल जस्ट सिंपली पास ऑन दी बर्डन टू द पेशेंट्स। तो उसीलिए मैं समझती हूँ कि इट इज वेरी नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ patients and the community and social good at large. So we will see what to do because government has a viewpoint that they are trying to protect indigenous industry, but even industry is going to be impacted by 10%. So I don't understand what the rationale is of bringing in this kind of यही बात की क्या rationale है
क्या विदेशी निवेश को बढ़ाने की इच्छा है, या कहें कि आप घरेलू जो इंडस्ट्री उन्हें बचाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की भी बात करें, लेकिन ये लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि फाइनली जिसे दवा खरीदनी है, जो आम आदमी है, उसके ऊपर तो ये मार देने वाली जैसी स्थिति बन जाएगी। नहीं, ये लॉजिक तो है कि बिकॉज द कस्टम्स ड्यूटी हैज बीन लेविड ऑन इंपोर्टेड ड्रग्स, and I think from that point of view, I think imported drugs will have to bear a bigger tax, and I think in a way, if you look at it, there is a rationale to that. But on the other hand, मैं ये समझती हूँ कि if the government really wants to help make in India as an important strategy, तो government procurement में सिर्फ indigenously manufactured products को खरीदना चाहिए। ये तो नहीं हो रहा है आज। जी किरण मैडम, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका भी यही मानना है कि सरकार ने कदम उठाया, लॉजिक उसके पीछे एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इन सबसे जो लाइफ सेविंग ड्रग है, खासतौर पर कैंसर की दवाएं अगर दोगुनी तक महंगी हो जाती हैं, तो ये किस तरह का फैसला है सरकार का? ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या? क्योंकि आम आदमी की जो जान बचाने वाली दवाइयां हैं वो अब उसकी पहुंच से पहले ही बाहर थी और ज्यादा बाहर पहुंच जाएंगी। लेकिन चलिए, इसी बीच एक राहत की खबर भी है, वो आपको सुना देते हैं। ये भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आयुर्वेद की दुनिया से डायबिटीज के मरीजों के लिए यह खबर आई है। डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों के लिए आयुर्वेद की एक नई दवा आई है। इस दवा का नाम है BGR34। टैबलेट की कीमत होगी सिर्फ ₹5। इसे CSIR ने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया। यह दवा ब्लड शुगर रोकने में तो कारगर है ही, इसके साथ ही जो दूसरी दवाओं के साइड इफेक्ट हैं उसको भी कंट्रोल करती है। तो सिर्फ ₹5 में यह दवा मिल जाएगी। और जैसा सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि ये आयुर्वेदिक गोली होगी, तो कोई साइड इफेक्ट होने का खतरा काफी कम रहेगा। तो एक तरफ जहां आपके लिए बाकी लाइफ सेविंग ड्रग्स महंगे हो जाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद, यहां पर थोड़ी सी राहत के आयुर्वेद से ऐसी गोली आपको मिलेगी जो ₹5 में डायबिटीज के मरीजों को थोड़ी राहत देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। और यह है कि जल्द ही अब आपको 5,000 और 10,000 के नोट भी देखने को मिल सकते हैं। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक RBI ने यह बड़े नोट छापने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस मसले पर वित्त मंत्रालय से राय मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, RBI आखिर ये बड़े नोट क्यों छापना चाहती है और फिर वित्त मंत्रालय के साथ कितनी सहमति है उनकी इस पर? RBI ने जो 5,000 रुपए के और 10,000 रुपए के नोट छापने का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके पीछे सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही है कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। सामान खरीदने के लिए लोगों को मोटी रकम साथ में ले जानी पड़ती है, लिहाजा मोटी रकम ज्यादा बड़ी ना हो, इसके लिए वो चाहते हैं कि 5,000 और 10,000 रुपए के नोट छापे जाए। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि जो लोगों की आमदनी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, खर्च करने की क्षमता भी बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है कि बड़े नोट छापे जाएं और फिलहाल 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट छापे जाए। लेकिन ये प्रस्ताव भेजा गया था वित्त मंत्रालय के पास उनकी राय जानने के लिए। तो हमें सूत्रों से पता चला है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इससे काले धन को बढ़ावा मिलेगा, लिहाजा बड़ी नोट रखने में, काला धन रखने में लोगों को आसानी होगी। और ऐसे में जब हम कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं तो बड़े नोट छापने का कोई मतलब नहीं बनता। फिलहाल वित्त मंत्रालय की राय है, अंतिम फैसला RBI को लेना है। दोनों लॉजिक अपनी जगह ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्या है तो अंतिम फैसला यहां पर जो आएगा उस पर नजर डाला जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए लक्ष्मण। लेकिन लोगों का क्या कहना है? 5,000 और 10,000 के नोट, लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? क्या ये उनके लिए सुविधाजनक होगा या दिक्कत होगी? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी तनख्वाह 2, 3 या 5 नोटों में मिल जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं लोग। फायदा ये होगा, लेट्स अज्यूम मैं अगर कहीं कैश कैरी कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम मैंने बैंक से भी निकाला है, तो उस पॉइंट पे मुझे उसकी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, राइट। इन केस लेट्स अज्यूम मैंने अगर 50,000 भी कैरी करा तो 5 नोट मेरी जेब में किसी भी कोने में आ जाएंगे। कैरिंग के लिए इजी है। जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं जहाँ पे ATMs नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वी शुड कैरी दैट काइंड ऑफ नोट 5,000 या 10,000, तो हमारे लिए फायदा है। यही फायदा हो सकता है कि हमें नोट कम कैरी करने पड़ेंगे। अगर 1,000 या 500 वाले होते हैं तो ज्यादा नोट कैरी करने पड़ेंगे। तो लोगों का कहना है कि नोट कम कैरी करने पड़ेंगे, बात भी सही है। लेकिन मेरे मन में जो विचार आता है वो ये है कि आज 500 का नोट भी खुला कराना हो तो इतनी आसानी से नहीं होता। अब अगर ये 5,000 और 10,000 का नोट होगा तो खुला कराने में कितनी दिक्कत हो सकती है। बहरहाल यहां से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बजट की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। बजट की पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर CNBC आवाज रोज आपके पास आ रहा है, पल पल का अपडेट बता रहे हैं और बजट पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस बार बजट में होना क्या है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें और वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए सरकार अगले कारोबारी साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा है कि इसके लिए बजट में व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य का क्या होगा, पूरी खबर जानने के लिए लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, पहले भी वित्त मंत्री के मुंह से, रेल मंत्री के मुंह से हमने बहुत बार सुना कि ये जो वित्तीय जो आपका 7वां पे कमीशन है, OROP है, इससे बहुत बड़ा बोझ आएगा, बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आएगा। अब जो ये रकम आ गई 1,10,000 करोड़ की, क्या लगता है कि सरकार अगले साल किस तरह से खर्च करेगी, अपना वित्तीय घाटा कंट्रोल कर पाएगी, क्या निष्कर्ष निकाला जाए इसका? देखिए, दरअसल यहाँ पे सरकार की मजबूरी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए दोनों मुद्दे पे, क्योंकि OROP लागू करने से आपको सालाना 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। चूंकि आप पिछली तारीख से लागू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, तो कुल यहाँ पे आपको 18,000 करोड़ तो वैसे ही हो गए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे तो पहले ही साल में आपको 1,02,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये तो खर्चा का हिसाब किताब जोड़कर वित्त मंत्री ने कह दिया कि हम 1,10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करेंगे बजट में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य तय किया है सरकार ने, उस लक्ष्य पर टिका रहना सरकार के लिए कितना आसान होगा, वाकई काफी मुश्किल होगा। यही वजह है कि अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कहा था कि आपको लक्ष्य में थोड़ा सा फेरबदल करने की जरूरत पड़ सकती है। अब इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर डाल दिया है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी के साथ संपर्क में है और अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया जाएगा कि क्या वित्तीय घाटे के लक्ष्य पर अडिग रहा जाए या फिर उसके साथ कोई समझौता किया जाए। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अब ये सरकार तय करेगी कि किस तरीके से इस चीज पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर है जो राहत भरी हो सकती है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़ी हुई, और उसके अंदर यह है कि सरकार अगले बजट में वित्तीय वर्ष 2017 के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर सकती है और इसमें मिलने वाली रियायतों को तर्क संगत बनाने का रोड मैप भी पेश कर सकती है। नेटवर्क 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स में 1% की कटौती हो सकती है। इस कटौती से सरकार की आय 6 से 7,000 करोड़ रुपए तक कम आएगी। इसके अलावा जो डिटेक्शन पर है, मिलने वाली रियायतों में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि सरकार सारी रियायतों को खत्म नहीं करेगी। सरकार बजट में SEZ और SEZ में चल रही यूनिट्स के लिए सनवेट का भी ऐलान कर सकती है। चलिए, तो बजट के बाद अब एक और अहम खबर पर बात करते हैं, और हमारी ये खबर उन कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है जिनमें कर्मचारी शायद थोड़े नाराज हैं, और उनमें आपकी कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि आपके बहुत से पुराने कर्मचारी नौकरी छोड़ने के मूड में हैं। आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियों में अपने कई वफादार कर्मचारियों से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। डिलॉयट का सर्वे तो कुछ इसी और इशारा कर रहा है। इस सर्वे में और क्या कहा गया है, बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा, पहले तो ये बताइए कि ये सर्वे बता क्या रहा है, कौन से लोग हैं जो नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं? ये सर्वे इंडियन कंपनीज के लिए डेफिनेटली एक चेतावनी है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पुराने एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, वो ज्यादा दिनों तक टिकने के मूड में नहीं है। इस सर्वे में 52% पुराने कर्मचारियों ने कहा है कि वो अगले 2 साल में ही मौजूदा नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं। वहीं सर्वे में 76% पुराने कर्मचारियों ने कहा है कि 2020 तक वो मौजूदा नौकरी में नहीं रहना चाहेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि मौजूदा कंपनी में वो कब तक रहना चाहेंगे, तो इसमें 29% लोगों ने कहा कि वो 1 या 2 साल तक ही इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने मौजूदा कंपनी में रहना चाहेंगे। वहीं महज सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल तक टिके रहना चाहेंगे। 4% लोगों ने कहा कि वो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं छोड़ेंगे। वहीं ज्यादातर जो लोग थे 7% वो कह रहे थे कि 6 महीने या उससे भी कम तक शायद वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिके। तो इस सर्वे से एक बात साफ है कि लोग ज्यादा दिनों तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिकने का मन बना के नहीं बैठे हैं। तो यहाँ आवाज एट 9 में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सोनू निगम ने प्लेन में किया लाइव कंसर्ट, लेकिन पड़ गया उन पर भारी। कैसे, देखिए इस ब्रेक के बाद।
बजट सत्र से पहले एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की नौबत आती दिख रही है। पहले मोर्चा खोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। असम में नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक परिवार की वजह से देश का विकास रुक गया है, और इसका जवाब देने के लिए उतरे खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। एक परिवार अड़ा हुआ है कि हम राज्यसभा चलने नहीं देंगे, हम देश का कोई काम होने नहीं देंगे, क्योंकि देश की जनता ने हमें हराया क्यों, हम उसका बदला लेंगे और वो मजदूरों से बदला लेंगे। ये बोनस का कानून लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में आगे बढ़ाना है, वो राज्यसभा चलने ही नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री का काम बहाने बनाने का नहीं होता है। 1.5 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उनको शायद ये अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री जी का काम देश को चलाने का काम होता है, बहाने बनाने का काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी को देश को चलाने का काम शुरू करना चाहिए। मैंने जैसे कहा, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, और आज मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि उद्योगपति भी रो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे पास आते हैं, कहते भैया नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हमारे लिए सरकार चलाई है वो हमारा ही काम नहीं कर पा रहे हैं। अभिनेता आमिर खान के दिल की डील अब खत्म हो गई है। अब वो आपको स्नैपडील के विज्ञापन में भी नहीं दिखाई देंगे। कंपनी ने आमिर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है और उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने खत्म हो रहा है। कंपनी ने आमिर खान के साथ दिल की डील वाला विज्ञापन बनाया था, जिसे देश में इनटॉलरेंस पर छिड़ी बहस के बाद दिखाना बंद कर दिया था। इससे पहले भारत सरकार ने भी उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया था, जिसमें वो इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर थे। जेट एयरवेज में सोनू निगम के लाइव कंसर्ट का वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी एयरलाइन के क्रू मेंबर्स को। विवाद बढ़ने के बाद जेट ने अपनी 5 एयर होस्टेस को सस्पेंड कर दिया है। सोनू निगम की ये सुर जेट एयरवेज की 5 एयर होस्टेसेस के करियर के लिए बेसुरे साबित हो सकते हैं। 4 जनवरी को जोधपुर टू मुंबई फ्लाइट में सोनू निगम से गाना गवाने की वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी ओर सोनू निगम ने इसे रियल इंटॉलरेंस बताया है। सोनू ने कहा, क्रू मेंबर्स ने उन्हें गाने के लिए उस वक्त कहा जब सीट बेल्ट बंधी हुई थी और किसी तरह का अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस की कमी वाली ये कार्रवाई असली असहनशीलता है। जेट के क्रू मेंबर्स के खिलाफ ये कार्रवाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के जांच के आदेश के बाद हुई है। इससे पहले 80 के दशक में भी जगजीत सिंह ने प्लेन में गजल सुनाई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जगजीत की गजल किसी की आंसुओं की वजह नहीं बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो का तीसरा दिन रफ्तार के शौकीनों के नाम रहा। 2 दिन तक नए मॉडल्स के लॉन्च के बाद आज इन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। किस पवेलियन ने लोगों को खींचा और कौन सी गाड़ियां हिट रही, बता रही है ईशा शर्मा। गाड़ी और बाइक के शौकीनों का ऑटो एक्सपो में जमावड़ा लगा रहा। सबसे ज्यादा लोग लग्जरी कार्स और SUV को देखने आए थे। एक्सपो में क्राउड पुलर रही फोर्ड मस्टैंग और मारुति ब्रेजा। बच्चे हो या बड़े, सभी ऑटो एक्सपो को लेकर उत्साहित रहे। मैंने बड़ी सारी कार्स देखी इधर, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी यहाँ पे कार लगी रेनॉल्ट की स्पोर्ट। मैं ऑटो एक्सपो में सबसे ज्यादा मस्टैंग को देखने आया हूँ, कैमेरो और कॉर्वेट को। ये 3 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। BMW मोटराड भी इस साल हिट रही। इंडिया में मोटराड पहली बार आई है और लोग इसकी एक झलक देखने को बेताब थे। इतनी एक्साइटमेंट में लोग सेल्फी खींचना नहीं भूल रहे थे। ऑटो एक्सपो को देखने का इतना जोश है कि स्पीड और स्टाइल के दीवाने दूर दूर से आए हैं। में जहां चमचमाती गाड़ियां लोगों को दीवाना बना रही हैं, वहीं स्टार्स भी जलवे बिखेरने में पीछे नहीं है। शुक्रवार को ऑटो एक्सपो के तीसरे दिन मारुति S-Cross की लॉन्चिंग के दौरान अभिनेता अनिल कपूर जमकर थिरके। अनिल कपूर ने AGOG पर डांस किया, तो साथ ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मार्केटिंग एंड सेल्स RS कलसी ने भी उनका साथ दिया। T20 और एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में दिल्ली के पवन नेगी को सरप्राइज एंट्री मिली है। इसके अलावा हरभजन सिंह, युवराज सिंह और आशीष नेहरा को भी टीम में बरकरार रखा गया है।
T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा, पवन नेगी, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और हरभजन सिंह को शामिल किया गया है। टीम को बैलेंस रखने की कोशिश तो की ही गई है, पर ऑलराउंडरों पर भी खासा ध्यान दिया गया है। वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला 15 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली जीत से भी टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि एक सर्वे कराया TRAI ने बड़े शहरों के अंदर, जिसमें कॉल ड्रॉप के मामले में कंपनी एक बार फिर से फेल हो गई। और इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ COI के राजन मैथ्यूज साहब हैं। मैथ्यूज साहब, अब ये सर्वे जो आया है और आप लोग इस पर कह रहे हैं कि सर्वे गलत है, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार भी ये सर्वे आया था, तब भी इसी तरीके से कराया गया था। इस बार ये सर्वे गलत कैसे? So what we have pointed out to the TRAI in our letter is that the methodology that they have used is appearing to be different from the parameters that we have measured, that the measurements that have been conducted by the companies are very different from the results achieved by the TRAI. So we have asked them to please show us the details of their measurements so that we can understand the differences that are coming up between our measurement and the TRAI measurement. लेकिन मैथ्यू साहब, पिछली बार के मुकाबले तो कई कंपनियों की परफॉर्मेंस सुधरी है, भले ही वो अभी भी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है, लेकिन बेहतर होती दिखाई दी। क्या तब भी आपका मानना है कि तरीका गलत है? So the TRAI has shown that the Delhi measurement has improved considerably, and I think the main reason for Delhi improving is because the government has helped with the location of cell towers on government buildings and government land. So that has definitely been a big help. However, in cities like Mumbai and in places like Pune, आगे यहाँ से आपका क्या कदम होगा? अगर TRAI के आंकड़ों पे या उस सर्वे पे आपको भरोसा नहीं, तो आप क्या करेंगे इसके बाद? So we are now going to request the TRAI to meet with us to show us the details of their report. We will check those details of their reports with the measurements we have taken and find out why there is such a big difference between the two, and then we will try and resolve this matter with the TRAI. जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजन मैथ्यू कहते हुए कि TRAI ने जो सर्वे कराया, खबर कल ही हमने आपको बताई थी कि TRAI के सर्वे में अधिकतर कंपनियां 2% का जो एक थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर थी कॉल ड्रॉप के मामले में। लेकिन अब राजन मैथ्यू COI के ये बात उठाते हुए कि TRAI के सर्वे पर उन्हें भरोसा नहीं है, सर्वे गलत है और अब TRAI पर इससे उनकी बातचीत होगी। चलिए, आवाज एट 9 को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।